टीसीएस एनक्यूटी की सबसे बड़ी हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज अभी तक की सबसे बड़ी हायरिंग है, जिसमें टीसीएस ने कहा था कि वो 40,000 से ज़्यादा बच्चों को हायर कर रही होगी। तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो टीसीएस ऑफर कर रही है इस समय पैकेज 3.3 से लेकर 11 एलपीए तक का पैकेज ऑफर कर रही है। तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अभी आपको पता है कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और इस समय रिसेशन का पीरियड चल रहा है और ऐसे में अगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाए तो किसी से कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है, और इसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो वेल, माई सेल्फ राशि डागा, मैं यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँगी कि क्या एग्जाम पैटर्न होना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कब उसकी डेट है, पूरा का पूरा आपको डिटेल सिलेबस दे रही होंगी। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम यही जान रहे होंगे कि भैया जो हायरिंग हो रही है टीसीएस एनक्यूटी, बेसिकली ये है क्या। कुछ लोगों को ये वाली चीज पता भी होगी, कुछ लोगों को अगर नहीं भी पता है तो मैं जस्ट आपको जल्दी से बताऊंगी कि है क्या एग्जैक्टली। तो देखो यार, जो आपका टीसीएस एनक्यूटी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, या आपका एक एबिलिटी टेस्ट है जो एसेस अ कैंडिडेट्स कम्पेटेंसीज एंड स्किल्स, यानी कि आपके एबिलिटी टेस्ट, आप जो कैंडिडेट हो, आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को देखते हो, किस तरीके से आप सोचते हो, एक तरीके से आपका वो टेस्ट होने वाला है। ईच कैंडिडेट हु कंप्लीट द टीसीएस नेशनल क्वालिफाइड टेस्ट गेट्स अ टीसीएस एनक्यूटी स्कोर। तो आप जब भी टेस्ट दे रहे होगे ना, तो आप जब भी टेस्ट को क्वालिफाई करोगे तो आपको एक एनक्यूटी स्कोर भी मिलेगा, जो कि कॉग्निटिव स्कोर इज एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एंड जॉब रोल्स। देखो यार, जब आप यहाँ पे जो टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट दोगे तो आपको एक यहाँ पे जो आप जब टेस्ट दोगे तो आपको यहाँ पे एक स्कोर मिल रहा होगा, जो कि होगा आपके टीसीएस एनक्यूटी स्कोर। और ये जो स्कोर है ना, आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में होगा, आपके ये स्कोर बहुत सारी इंडस्ट्रीज और जॉब रोल्स में भी अप्लाई होगा। जो टीसीएस आईओएन टेस्ट है वो हमेशा कंडक्ट होता है 2 से 4 वीक्स में, और ये सिर्फ आपकी टीसीएस एग्जाम सेंटर्स में ही होता है, जो वो डिसाइड करते हैं, और कई सेंटर्स में नहीं होगा। ये हर 2-4 हफ्ते में होता है, बट वही सेंटर्स में होता है। और कैंडिडेट्स बार बार टेस्ट दे सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि जैसे जब उन्होंने टेस्ट दिया, उन्होंने फर्स्ट टाइम आज टेस्ट दिया, वो सेटिस्फाई नहीं है अपने प्रीवियस स्कोर से, तो वो दोबारा भी ये टेस्ट को दे सकते हैं अगर वो चाहे। तो आपको मोटा मोटा पता चल गया कि बेसिकली आपके टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट क्या है। ये आपका एक एबिलिटी टेस्ट है जो आपकी डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट के क्या स्किल्स हैं, क्या कैपेसिटीज हैं। अब जब आप इस टेस्ट को दे रहे होगे तो आपको टीसीएस एनक्यूटी स्कोर मिल रहा होगा, जो हर तरीके की इंडस्ट्री एंड जॉब रोल्स में अप्लाई हो रहा होगा। अब ये जो टेस्ट है वो हमेशा आपके 2 से 4 वीक्स के अंदर हो रहा होता है, और आप इसको कहाँ पे, उन्हीं के सेंटर्स में हो रहा होता है, और आप इसको बार बार जब तक दे सकते हो जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने प्रीवियस स्कोर से। तो ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि भैया टीसीएस एनक्यूटी टेस्ट क्या है। चलो अब हम जल्दी से चलते हैं और बात करते हैं कैटेगरीज। यहाँ पे जो हमारी टीसीएस है, यहाँ पे उन्होंने 3 तरीके के जॉब रोल ऑफर कर रही है। पहला तो है आपका निंजा, दूसरा है आपका डिजिटल, तीसरा है प्राइम। अब ये जो जॉब रोल है ना, बेसिकली 2 जनों के लिए होने वाला है। एक होने वाला है यूजी के लिए और एक होने वाला है पीजी के लिए। यूजी में आपका बीटेक हो जाएंगे और पीजी में आपका एमटेक हो जाएंगे। अब 2 तरीके के जॉब रोल 2 जनों के लिए। आप कैसे, अगर आपको निंजा है तो 3.3 लाख का मिल रहा होगा यूजी को, और 3.5 का मिल रहा होगा पीजी में। किसमें, अगर आप निंजा वाले ऑफर में हो रहे हो। डिजिटल में 7 लाख मिल रहा होगा यूजी को एंड 7.3 लाख मिल रहा होगा पीजी को। प्राइम में 9 लाख मिल रहा होगा यूजी को, 11.5 लाख मिल रहा होगा पीजी को। तो ये कुछ ऑफर्स कर रही है हमारी, 3 तरीके का ऑफर कर रही है टीसीएस। तो ये समझ में आ गया यूजी को कितना मिल रहा होगा निंजा में, कि आपको डिजिटल में और प्राइम में, और पीजी को कितना मिल रहा होगा निंजा डिजिटल प्राइम में। ठीक है, अब चलो यार, ये तो कैटेगरीज मैंने बता दी। अब हम पढ़ते हैं अपने आगे की क्वालिफिकेशंस क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन इन द सेंस बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एलिजिबल क्राइटेरिया मान सकते हो उनका क्या है। तो सबसे पहला डिग्री, आपकी डिग्री बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी, एमएस, जो भी ब्रांच है आप सबके लिए एप्लीकेबल हो। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अगर आप सिविल या मैकेनिकल के हो तो भी आप आईटी में दे सकते हो। ठीक है, आईटी वाली जॉब ले सकते हो, सबसे बड़ी चीज ये है इनकी। तो इसलिए बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी यार, तो इसको प्लीज मत छोड़ना। ये मैंने बता दी कौन कौन सी डिग्री वाली एप्लीकेबल है। और जो पास आउट है वो पास आउट 2025 वाले होने चाहिए, जस्ट उनका लास्ट ईयर चल रहा हो। परसेंटेज मिनिमम 60% या 6 सीजीपी होनी चाहिए एकेडमिक्स में। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कैसे, देखो यार, 60% आपकी होनी चाहिए 10th में भी होनी चाहिए, आपकी 12th में भी, अगर आपने डिप्लोमा करा है तो उसमें भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक, मतलब यार कॉलेज में है तो कॉलेज में देखे जाएगा, पीछे की नहीं, उनका ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा फिक्स है परसेंटेज वाला, कि नहीं आपके 60% 10th में होना चाहिए, 60% 12th में होना चाहिए, और 60% अगर आपने डिप्लोमा वगैरह जो भी करा है उसमें होना चाहिए, और 6 सीजीपीए भी होनी चाहिए आपकी अभी करेंटली कॉलेज में। और गैप एलिजिबिलिटी, 2 साल का गैप आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने बीच में पढ़ाई में 2 साल का गैप लिया तो भी आप दे सकते हो एग्जाम। बैकलॉग, एक एक्टिव बैकलॉग ही अलाउड है। मतलब देखो,
आप अभी तक हो, अगर पीछे आपकी बैक्स आएंगे तो ठीक है, वो भी चलेगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, आप वो क्लियर कर लो। बट अगर आप अभी जब ये टेस्ट दे रहे हो और अगर आपकी अभी एक एक्टिव है बैकलॉग तो ठीक है, आप दे सकते हो। बट अगर आपकी 2 में बैक आई है तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, सिर्फ एक ही एक्टिव बैकलॉग यहाँ पे एप्लीकेबल है। एक्सपीरियंस यूजी फ्रेशर्स वाले हैं और पीजी में भी फ्रेशर या जिनको वर्क एक्सपीरियंस है दोनों ही अलाउड है। तो मैंने आपको उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं सबसे कंप्लीट प्रोसेस क्या होने वाला है कि वो हमें किस तरीके से हायर करोगे। देखो यार, पहला जो होगा आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका क्या पूछा जाएगा, वो आपसे पूछ रहे होंगे यहाँ पे एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड पूछा जाएगा। ठीक है, 2 चीजें हो रही होंगी आपकी रिटन टेस्ट में। और फिर आते हैं टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। एमआर इंटरव्यू ऑप्शनल है, ये मतलब आपकी लीडरशिप क्वालिटी, जो आप अपने आसपास के एनवायरमेंट में कैसा बिहेव कर रहे हो, ये सब पूछा जाएगा। एचआर इंटरव्यू में वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आज से आप आगे आने वाले 5 साल में आपको क्या कहाँ देखते हो। वो जो क्वेश्चंस होते हैं कि आप हमारे लिए कैसे सुटेबल हो, तो वो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बट मेनली यार रिटन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में लोगों की बैंड बज जाती है, तो मेक श्योर आपकी बैंड ना बजे। अब देखेंगे हम डिटेल सिलेबस में जाते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे जो उनका डिटेल सिलेबस है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका फाउंडेशन सेक्शन। अब फाउंडेशन सेक्शन में क्या क्या है, फाउंडेशन सेक्शन में भी 3 तरीके से डिवाइडेड है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका फाउंडेशन सेक्शन, जिसमें भी 3 तरीके की डिविजन है। आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी होनी चाहिए, वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए, रीजनिंग एबिलिटी। अब जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे 80 to 20 होंगे, थोड़े आगे पीछे हो सकता है नंबर, बट मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ 80 to 20 होगा। और जो टाइम होगा वो अलाटेड आपका 25 मिनट्स होगा। ठीक है, और ये भी आपके वर्बल एबिलिटी में 22 से 25 क्वेश्चन होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं, बट जो टाइम होगा वो आपको 25 होगा। रीजनिंग में भी आपके 18-20 क्वेश्चन होंगे और जो टाइम अलॉटेड होगा 25 मिनट होगा। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, पार्ट ए है आपका पहला फाउंडेशन सेक्शन, जिसमें 3 तरीके के होंगे। डोंट वरी, हम इसमें भी अभी डिटेल में जाएंगे कि दीदी कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, वो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा जो कि एडवांस सेक्शन। अभी हमने देख लिया, पहला तो था हमारा फाउंडेशन सेक्शन, दूसरा एडवांस सेक्शन। पहला एडवांस सेक्शन में भी 2 डिविजन है, कौन से, एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे, वही टाइम होगा सेम 25 मिनट्स। फिर आएगी एडवांस कोडिंग एबिलिटी, जिसमें 2 क्वेश्चन होने और 90 मिनट होनी है आपकी। ठीक है, आगे ये वाली चीज आपको समझ में, तो यानी कि आपके 2 तरीके के होंगे। पहला होगा आपका फाउंडेशन सेक्शन, जो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपके 3 डिविजन थे, कौन कौन से थे, न्यूमेरिकल, वर्बल और रीजनिंग। और दूसरा है आपका एडवांस्ड सेक्शन, जिसमें आपके 2 सेक्शंस हैं, जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी और आपसे कोडिंग एबिलिटी के क्वेश्चन। अब बात करते हैं, ठीक है दीदी ये तो समझ में आ गया, पर डिटेल सिलेबस तो बता दो। तो ये रहा आपका डिटेल सिलेबस। सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि था हमारा फाउंडेशन सेक्शन में। ठीक है, अब हम इसके डिटेल टॉपिक्स में बात कर रहे होंगे कि कौन कौन से डिटेल टॉपिक्स आ सकते हैं। तो देखो यार, नंबर सिस्टम जो है, अब नंबर सिस्टम में कौन कौन से, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी हो सकता है, नंबर्स एंड डेसिमल फ्रैक्शंस हो सकते हैं। दूसरा आपका मेंसुरेशन में ज्योमेट्री होगी, एरिया, शेप्स एंड पैरामीटर्स हो गए आपके। अर्थमेटिक एबिलिटी में आपकी एजेस हो गई, एवरेजेस, इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, ये जो सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं ये, तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ की लिंक शेयर कर दूंगी इसकी पूरी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से टॉपिक्स ले सकते हो। तो ये मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, टॉपिक्स के अंदर भी मैं आपको सब टॉपिक्स बता रही हूँ कि ये वाले टॉपिक्स तो बिल्कुल मत छोड़ना यार, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं। अब कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे आपके एलिमेंट्री स्टैटिक्स में आपके ये वाले टॉपिक्स हो गए, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशंस में हो गए, डेटा एंड इंटरप्रिटेशन में। मतलब यार ओवरऑल ना यही ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्टली कंपनीज में भी यही सेम टॉपिक रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे डिफरेंस आ सकता है, बट सेम ये चीज होती है। तो मेक श्योर आप ये टॉपिक्स तो डेफिनेटली करके जाओगे, एंड उन टॉपिक्स के अंदर भी मेनली सब टॉपिक्स आप अच्छे से करके जाओगे। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में हमारी इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन सी पूछी जा सकती है, लाइक स्पेलिंग, ग्रामर, सिलेक्टिंग वर्ड्स, एरर करेक्शन, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपसे क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो चाहो तो वही यार सेम आपका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बताती जा रही हूँ। ठीक है, और वरना मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर ही दूंगी। तो फिर थर्ड आता है हमारा रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में भी सेम है, मैंने टॉपिक्स बता दिए कि वर्ड है, आइडेंटिफाइड वर्ड, न्यूमेरिक पैटर्न्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगर एंड फैक्टर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, और उनके अंदर भी मैंने आपको सब टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, तो कुछ एक और है हमारी रीजनिंग एबिलिटी पे, कुछ प्रपोजिशनल रीजनिंग हो गया, वर्चुअल स्पैटियल रीजनिंग हो गया। तो भाई यार स्क्रीनशॉट लेना ले लो, वरना लिंक तो शेयर कर ही दूंगी मैं। ठीक है,
अब आता है हमारा एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी। अभी तक हमने फाउंडेशन सेक्शन को डिटेल्ड में देख लिया, यार इससे बाहर नहीं आने, यही मेन ज्यादा टॉपिक है। अब हमारा आता है एडवांस्ड सेक्शन। अब एडवांस सेक्शन में अभी हमने देखा था ना 2 तरीके के थे, तो आज अभी हम पहले देख रहे हैं क्वांटिटेटिव एबिलिटी। देखो यार ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि टॉपिक सेम ही है, बट फर्क क्या है, उसमें हम बेसिक लेवल का पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लेवल ऊपर चढ़ा जाएगा, ठीक है। मेनली तो वही रहना, बट थोड़ा सा टॉपिक बस आपको ऊपर जाना है। तो ये कुछ टॉपिक्स है वही सेम, यार स्क्रीनशॉट ले लो वरना लिंक मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स तो आपको करके ही जाने, ठीक है। फिर आता हमारा रीजनिंग एबिलिटी, जो उसमें ही था, सेम वही टॉपिक है, बस थोड़ा सा क्या है कि लेवल बढ़ गया है, क्योंकि पार्ट भी है यार, लेवल तो बढ़ेगा ही ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो बस ये वाली चीज है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड लास्ट आता हमारा कोडिंग, जो कि हम देख रहे थे। अब कोडिंग में क्या होने वाला है, देखो यार कोडिंग में मैंने बताया था 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 90 मिनट दिए जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट से हाई होगा, मतलब जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका मॉडरेट होना है, दूसरा क्वेश्चन आपका हाई होना है। सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाने, पहला जो होगा आपका मॉडरेट होना है और दूसरा जो है आपका हाई होगा, ठीक है। अब कौन सी लैंग्वेज हो सकती है आपकी, हो सकती है सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको बता दिया मैंने आईडी के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कितना टाइम आपको मिलेगा, और जो मैंने आपको मेन टॉपिक्स थे वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके टॉपिक्स के अंदर भी सब टॉपिक्स बता दी, इससे ज्यादा नहीं आना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये वाली चीज तो करके ही जाओगे, ठीक है। अब देखो यार इससे पहले मैं थोड़ी एक और चीज बता दूं एग्जाम डेट से पहले। देखो यार ये वाले जो मैंने आपको टॉपिक्स सब टॉपिक्स बताए हैं प्लीज कर लेना। अब देखो थोड़ा होता है कि कैसे करें, क्योंकि जो हमारा डेट है, जो हमारी एग्जाम की डेट है, देखो आप देख रहे होगे जैसे मिड सितंबर 2024 में हो रही है ऑन कैंपस, ठीक है। ऑन कैंपस वालों की मिड में हो सकती है, और जो ऑफ कैंपस होगी वो उनकी सितंबर या अक्टूबर में होगी। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, बस एक वो बता दिया अप्रोक्सीमेट मंथ कि ऑन कैंपस वालों की मिड ऑफ सितंबर हो जाएगी और ऑफ कैंपस वालों की आपकी सितंबर या अक्टूबर में हो जाएगी। बट अब आप सोचोगे कि दीदी अब हमारा सितंबर तो दूर ही नहीं रहा ऑन कैंपस वाला, जो मिड ऑफ सितंबर है, एंड ऑलमोस्ट हमारा मिड ऑफ अगस्त भी निकल चुका है, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा, अब मैं कैसे करेंगे हम। देखो यार अगर मैं आपकी जगह होती ना, सिंपल से मैं क्या करती पता है क्या, जो मैंने आपको बताए टॉपिक्स, पार्ट ए ये है, पार्ट बी ये है, मैं पहले पार्ट ए के एक टॉपिक जो मैंने बताया आपको कि टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स में वीडियोस देखती, ठीक है, वीडियो समझती, एटलीस्ट मैं सबसे पहले ना अपना कॉन्सेप्ट समझती कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती, क्योंकि ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होती है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या वो आप कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हुआ है क्या वो आप अपने उसमें उतार पा रहे हो, क्या वो आप अपने क्वेश्चंस पे उस चीज उतार पा रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए मैं पता है कॉन्सेप्ट को समझने के बाद वो क्वेश्चंस पे ट्राई करती कि क्या मैं इस चीज को समझा पा रही हूँ, क्या मैं इस चीज को समझ पा रही हूँ, ये वाली चीज को नहीं समझ पा रही हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक टॉपिक करो, ठीक है, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, उसके अंदर की सब टॉपिक्स बता दिए, बस अब आपको क्या करना है, टॉपिक उठाना है, वीडियो सर्च करनी है और करो यार, ठीक है। और उसके जैसे जैसे होते जाए वैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे, सिंपल, ठीक है। तो मैंने आपको डेट्स बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि जो टेस्ट होना है वो आपको इन सेंटर टेस्ट है, जो मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा, तो जैसी हो वैसी आपको अपने आसपास के सेंटर को चूज कर लेना है। और जब भी आपको अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जब एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो इंटरव्यू में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। और जो कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी टेस्ट होगा वो आपके किस पे आ जाएगा, वो आपके ईमेल पर आ जाएगा कि कब कैसे होना है, टेस्ट वगैरह सब कुछ डिटेल्स आपकी मेल पे आ जाएंगी। बट हाँ एक और चीज, जो TCS है वो ऐसे कोई ईमेल यूज नहीं करता, लाइक @gmail @yahoo में उनका खुद का मेल होता है, वो वहीं से आता है, वो आप देख भी लेना उनकी वेबसाइट पे। तो ऐसे प्लीज उसमें मत समझना कि किसी और से मैसेज आया कि @मेल करके TCS, तो वो मैसेज वैलिड है, वो चीज चेक कर लेना, ऐसा नहीं है। और हाँ ये जो है ये नहीं मतलब ये वाला जरूरी इंपॉर्टेंट है कि जो अगर किसी ने अगर पब्लिक पेड NQT टेस्ट दे दिया तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता होगा 3 महीने का रहता है, बट नहीं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थे यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं कि टेस्ट वगैरह में कैसे होना है। तो यार सबसे अब आपको चीज समझ में आ गई होगी, मैंने आपके साथ सिलेबस, डिटेल सिलेबस सब कुछ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो मेक श्योर आप ऐसे ही करो, एक टॉपिक को पकड़ो और सर्च करते जाओ, चीजों को पढ़ते जाओ, अच्छे से करते जाओ, एंड ऑल दी बेस्ट फॉर इट। आई होप ये चीज आपको हेल्पफुल रहे और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसकी जो PDF की लिंक है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी रहे। सो टिल देन कीप लर्निंग।